अपना नया जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। नया चैप्टर नहीं है ना मैम, टॉपिक नया चैप्टर है, बस। नया चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन का। अपना कॉपी, बुक और पेन जो भी है रेडी रखिए, और साथ साथ में आप थोड़ा सा नोट से लिख लेना। वैसे इसमें थियरी है नहीं, जो भी है प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक अपन जो आइडिया लेते हैं कि भाई क्या डेफिनेशन है, क्या थोड़ा बहुत अपना थियोरी है, एक थोड़ा बहुत आधा एक पन्ने का, वो तो अपन को समझना पड़ेगा, तो वो तो अपन करेंगे, ठीक है। सो मैं पहले इसमें लिख देती हूँ कि क्या है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन, वैसे आपके बुक में इसको कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, और वैसे इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में मैं इसको टीपी बोल देती हूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टीपी, ठीक है। क्या है ये, आप नोट डाउन कर लेना। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेज, ये कब अराइज होती है, अराइजेज ड्यू टू शिपमेंट ऑफ गुड्स to the destinations of their requirement from various sources ये मैंने थोड़ा सा आपका मीनिंग लिखा है कि जो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, टीपी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक ट्रांसपोर्टेशन ये वर्ड है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या है, ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्टेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है, ड्यू टू शिपमेंट ऑफ योर गुड्स टू द डेस्टिनेशन। क्या होता है, एक लोकेशन से, एक लोकेशन है, उस एक लोकेशन से हमें दूसरे लोकेशन के ऊपर जब सामान को क्या करना पड़ता है, आपको सेंड करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या अराइज हो सकती है, प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि जो आपकी कॉस्ट है, एक तो उसको देखना पड़ता है कि जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि कॉस्ट ज्यादा ना हो। तो कॉस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, हर बार हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि कॉस्ट को हम मिनिमाइज करें, है ना। तो कॉस्ट ज्यादा ना हो हमारी, और यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आएगी, हमारे यहाँ पे आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हम इसको टी लिख रही हूँ मैं, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इनकर होगी वो मिनिमाइज हो, ठीक है। और क्या मिनिमाइज होना चाहिए, आपको पहले से भी पता है कि आपका जो टाइम है वो भी क्या हो, मिनिमाइज हो। जब आप क्या करो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर या एक सिटी से दूसरी सिटी के ऊपर सामान को का शिपमेंट करते हैं या आप भेजते हैं, तो क्या करते हो, कम टाइम में आपका सामान पहुंच जाए। दूसरा, कॉस्ट आपकी कम इनकर हो, क्योंकि आप जब पहुंचाओगे तो आप ही इसकी कॉस्ट इनकर करने वाले हो, तो आपका पैसा कम खर्च हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉर्ट आउट करेंगे, किसमें करेंगे, इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, प्रॉफिट। हमारा एक प्रॉब्लम रहता है कि प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करें। हाँ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, या सेल्स को हम क्या करें, मैक्सिमाइज करें। आपको पता है कि ये जो दो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमने जब असाइनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होना चाहिए, टाइम हमेशा हमारा मिनिमाइज होना चाहिए, है ना। और आपकी प्रॉफिट एंड सेल्स क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये आपको मैंने बताया था, राइट, बताया था ना, ठीक है। तो एक आपका जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर अगर आप सामान को भेजते हैं, तो जो ये जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को तो आप बोल दोगे सोर्स। क्या बोल दोगे, सोर्स। या इसको आप क्या बोल सकते हो, ओरिजिन। क्या बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो। जहां से आपने गुड्स को सेंड करना स्टार्ट किया, जहां से गुड्स की डिलीवरी आपने स्टार्ट करी, और जहां पे ये सामान आपने पहुंचाना है, उसको आप क्या बोलोगे, डेस्टिनेशन। क्या बोलोगे,
डेस्टिनेशन मतलब मंजिल भी होता है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग, मजाक कर रही हूँ, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बोल सकते हो, या आप अपना सामान डेस्टिनेशन पे पहुंचाना चाहोगे, या आपको अपना सामान जब तक बिक ना जाए आप उसको वेयर हाउस में स्टोर करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से वो सामान कहाँ तक चला जाए, वेयर हाउस तक चला जाए। भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, अब वो किसी भी रीजन की वजह से पहुंचाना हो, चाहे आप अपना सामान क्या करना चाहते हो, यहाँ से मैन्युफैक्चर करके आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सेलर के पास पहुंचा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, सेलर नहीं होगा तो आप उसको सामान को जब तक बेचेगा नहीं आप उसको वेयर हाउस में स्टोर करके रखोगे, तो वेयर हाउस में कुछ दिन तक आप उसको रखने के लिए वहां पे उसकी लोकेशन पे पहुंचा सकते हो, या आप अपना सामान रिटेलर के पास पहुंचा सकते हो, है ना। तो आप एक जगह से, और ऐसा तो होता नहीं है कि जहां पे सामान बिकता है वहीं सामान बनता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है, लोकेशंस दूरी होती है ना, आपकी जो पब्लिक प्लेस होता है उससे दूर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दूर क्यों लगाते हैं, पॉल्यूशन की वजह से, या उसको फैक्ट्री का एरिया जो होता है वो अपने क्या होना चाहिए, सोसाइटी से दूर होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमेशा क्या होती है, दूर लोकेशंस पे होती है। और उसके बाद में सेलर के पास हमने पहुंचाया, वेयर हाउस के पास पहुंचाया, या रिटेलर के पास में पहुंचाया। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि हम तो जयपुर में बैठे हैं, तो हमने तो शायद यहाँ पे बनता होगा, मान लो कहाँ बनता होगा, सांगानेर में अगर हमारा कोई माल बनता होगा, है ना, तो आप सोचोगे कि मैंने तो उसको माल को बना के, मैंने तो उसको सिटी में, मान लो आपने उसको बापू बाजार में बेच दिया होगा, तो ऐसा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, है ना, बापू बाजार में बेच दिया होगा, राइट। हाँ जी बेटा, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, स्क्रॉलिंग में तो कुछ नहीं, अभी ज्यादा मैंने कुछ अभी समझाया ही नहीं, ठीक है, लिख लिया आप पूरा लोगों ने, कर दो। पूरा कर दो मतलब पूरा ऊपर दिखा कर नहीं दो, मैम, दिखा नहीं। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, यस मैम। ओके आदित्य, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने कुछ ज्यादा समझाया नहीं है, अभी तो मैं थोड़ी बातचीत ही कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, सांगानेर में माल बनाया और बापू बाजार में उसको बेच दिया, तब भी आपने क्या किया होगा, आपका सामान जो है वो किसी ट्रक में ही लोड हुआ होगा, राइट, वो किसी ट्रक में ही लोड हुआ होगा, और आपने वहां पे उसके डेस्टिनेशन तक उस ट्रक को पहुंचाया होगा, तो उस ट्रक वाले ने आपसे अपने सामान को लोड करवाने के लिए आपसे कुछ किराया लिया होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलेंगे, है ना, ठीक है। यस मैम। और ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट वगैरह, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तो अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप चाहते हैं कि आपको सामान भिजवाएं तो सही, लेकिन कम टाइम पर आपका सही कॉस्ट के ऊपर, कम कॉस्ट के ऊपर सामान पहुंच जाए, जहां पे आपको डिलीवरी करनी है वहां पर वो सामान पहुंच जाए। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देख पा रहे हैं आप डायग्राम, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। अब इसके पास में मान लो कि ये जो यूनिट है, ये एक दो यूनिट है हमारे पास में, यहाँ पे भी सामान बन रहा है, यहाँ पे भी सामान बन रहा है, तो दो अलग अलग ओरिजिन के ऊपर आपके पास में सामान बन रहा है। ओरिजिन का मतलब जहां से सामान ओरिजिन होगा, बनेगा, या सोर्स, सोर्स का मतलब जहां से स्टार्ट होता है सामान बनकर लदना, आपके जो मान लो फेरीज में जा रहा है, या आपके ट्रक्स में जा रहा है, या आपके रेलवेज के थ्रू सामान पहुंचा रहे हैं, वो मीडियम ऑफ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो कुछ भी हो सकता है, कार, ट्रक, उसका कुछ नहीं है ना, वो तो किसी भी तरीके से आप पहुंचा सकते हो, लेकिन है कि आपने स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे ये सप्लाई वर्ड देख रहे हो, सप्लाई वर्ड देखते हो, सप्लाई का मतलब उनके पास में कितनी यूनिट्स है, तो इसके पास छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया है कि इसके पास में 160 यूनिट्स है, ठीक है, इसके पास में 120 यूनिट्स है, या 1200 समझ लो, चलो 1,60,000 समझ लो, इसको 1,20,000 यूनिट समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब ये क्या है, अलग डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन में आप सामान पहुंचा रहे हो, ये बंदा जो है इसका अगर लोकेशन P1 है, तो ये यहाँ से यहाँ पर भी पहुंचा सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी पहुंचा सकता है, और यहाँ से यहाँ पर भी सप्लाई कर सकता है। तो अगर मान लो यहाँ से इसने इसको सप्लाई सामान किया, तो इसके पर यूनिट रेट क्या आ रही है, देखो $3 आ रही है ना। अगर इस बंदे ने यहाँ सामान पहुंचाया तो इसके ये रेट आ रही है, यहाँ सामान पहुंचाया है तो पर यूनिट इसकी ये रेट आ रही है, ठीक है, ये इनकी रेट्स रखी है। अगर हम दूसरे सप्लायर की बात करें, तो उसको सामान एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, तो उसकी रेट क्या आ रही है वो उसने लिख रखी है। अब जैसे मान लो आपने इसको जयपुर लिख दिया, है ना, यहाँ पे इसने आपने इसको जोधपुर लिख दिया, ठीक है, ये दो अलग अलग डेस्टिनेशन हो गए। ये आपका मान लो कोटा हो गया, ये आपका बूंदी हो गया, है ना, और ये आपका मान लो बीकानेर हो गया, कुछ भी डेस्टिनेशन। तो आपने मान लो यहाँ पे जोधपुर से अगर आपने सामान सप्लाई किया है कोटा में, है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आपने बूंदी में भेजा है, ये बूंदी में,
तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है और इस पे पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें देखी आपने, नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई करोगे और पर यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर जो सामान पहुंचाते हो, जो आदमी सामान भेजता है वो तो क्या है, सप्लायर है, उसका नाम क्या है, सप्लायर है। और जो सामान को खरीद रहा है ना, हाँ हाँ, वो रिसिपेंट है, और वो क्या करता है, डिमांड करता है। तो जो सामान को खरीदता है वो डिमांड करता है, और जो सप्लाई सामान को भेजता है वो सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का रोल होने वाला है, क्या रोल होने वाला है, सप्लाई और डिमांड का रोल होने डिमांड। वाला है। तो सप्लाई और डिमांड को भी हम समझेंगे। तो ये तो एक छोटी मोटी थ्योरी हमने करी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कितने टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि असाइनमेंट में थी उतने टाइप की हो सकती है। एक तो जैसे आपकी बैलेंस्ड हो सकती है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है। एक आपकी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चे असाइनमेंट पढ़ के आए उनको पता है कि अगर आपकी सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड होगा, है ना, तो वो क्या है, बैलेंस प्रॉब्लम है। अनबैलेंस क्या है, इनका बैलेंस बिगड़ जाना ही, when these are not equal to each other, तो वो क्या है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, और आपको असाइनमेंट में पढ़ के आया तो आपको ये भी पता है कि जब सप्लाई और डिमांड अनइक्वल हो जाता है तो हम उस टेबल को क्या करते थे, इक्वल करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस कर देते थे। कई बार ऐसा हो सकता है कि सप्लाई आपका ज्यादा हो और डिमांड कम रही हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम रही हो। आपने असाइनमेंट टेबल्स देखी है ना बेटा। हाँ मैम। हाँ सॉरी, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की अपनी टेबल्स भी बनती है। टेबुलर फॉर्म में ही चलता है, इसके क्वेश्चंस भी असाइनमेंट की जैसे टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस होते थे वैसे ही इसके भी टेबुलर फॉर्म में ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आपका सप्लाई ज्यादा है तो आप क्या करो, कॉलम डमी डाल देना, कॉलम डमी डाल देना। ठीक है, ये लिख लो भाई। अगर आपका इसका उल्टा हो तो रो डमी डाल देना, लिख लो भैया, ये लिख लो आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, चलूं आगे। मैम ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन लेबर बता दो। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या हो सकता है कि जैसे आप क्या करते हो, एक जगह से सप्लाई करते हो कहाँ, जहां पे डिमांड की गई हो, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के ऊपर आप अपना क्या करने वाले हो, सामान को भेजने वाले हो, तब आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करोगे, तब तो वो हो गई ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे डिमांड है हमारी 1000 यूनिट की, लेकिन आपने मान लो 900 यूनिट ही आपके पास में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड ज्यादा है और आपकी यूनिट्स क्या है, कम है। तो ये तो अनबैलेंस हो गया ना। अगर ये दोनों मतलब आपने सप्लाई भी 1000 यूनिट किया और डिमांड भी 1000 यूनिट था, तो ये इक्वल यूनिट्स हो गया ना। तो ये क्या है, बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर इनमें से अगर एक भी कम ज्यादा होता है तो वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है। आपका क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक है, और अगर आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो आपको डमी या रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। क्वेश्चन करेंगे तब समझ लेंगे। तो ये टाइप्स हो गई कि जो आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, 2 टाइप्स है, बैलेंस एंड अनबैलेंस, ये तो टाइप्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। फिर आपके पास में क्या, इनको सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, या हम नेक्स्ट क्लास कौन सी है आपकी, एफएम। सर ने लॉग इन कर लिया तो चलो। हाँ, तो आपके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो। कितने बजे स्टार्ट होती है आपकी नेक्स्ट क्लास, 2:15। ठीक है, तो मेथड्स टू सॉल्व टीपी प्रॉब्लम क्या है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर आप इसको दो तरीके से करेंगे तो आपके पास में इसको ऐसे करिएगा। एक तो आपको निकालना पड़ेगा इनिशियल या इसको इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और दूसरा लिखोगे आप ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन बोलो उसको। ठीक है, अब इनिशियल बेसिक
या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो अभी लिख लो, लेकिन इसका या ऐसे लिखो आप इसको, वेयर एम, ब्रैकेट में लिखो एम, एम का मतलब है सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब जहां से गुड्स आपने डिस्पैच किए, एंड एन, एन का मतलब है जहां गुड्स आपने पहुंचाए यानी कि डेस्टिनेशंस। एक तो होता है आपका सोर्स, सोर्स का मतलब जहां से आप गुड्स क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रवाना करोगे, और डेस्टिनेशन कहाँ है, जहां पे उसको आप बेचोगे या स्टोर करोगे, ये डेस्टिनेशन है। तो एक को तो हमने बोला एम और एक को बोला हमने एन। तो आपका जब एम एंड एन इन विच non-negative allocation is one less than sum of rows and columns. रोज एंड कॉलम्स ऐसे कर लो आप, ठीक है। यानी कि अगर आपका m प्लस n माइनस वन, ये आपने असाइनमेंट में भी देखा था, ये m प्लस n माइनस वन, यानी कि अलोकेशन जो होता है, अलोकेशन का मतलब जानते हो आपने, अलोकेशन करते हैं आप असाइनमेंट में, अलोकेशन करते थे कुछ यूनिट्स का। हाँ, तो यहाँ पे जो अलोकेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, m प्लस n माइनस वन। तो अगर अगर आपका इसमें जो भी आंसर आता है, जैसे रोज आपकी, मान लो आपके रोज है 4, आपकी कॉलम्स है 3 और माइनस वन, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। यानी कि आपने जो यूनिट्स अलोकेट किए हैं वो 6 जगह अलोकेशन किया है, तो आपका क्या आया होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया होगा, ठीक है। और आपने क्या किया होगा, नॉन नेगेटिव अलोकेशन, आपने कहीं ना कहीं जो मिनिमम कॉस्ट आती है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी यूनिट्स का अलोकेशन करते हैं, राइट, यूनिट्स का अलोकेशन करते हैं। तो अलोकेशन क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, या उसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में पॉजिटिव अलोकेशन। अभी मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तब अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस n माइनस वन, ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा है ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, जब, विच मीन्स, इसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट आपका क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तब आप क्या बोलते हो, ऑप्टिमाइजेशन, या आप बोलते हो बेस्ट सॉल्यूशन आ गया आपके पास में, मैक्सिमाइज, ठीक है। ये चीज आपको भी जो है, ये चीज समझ में नहीं आई है, ये समझ में अभी नहीं आ सकती। इसको समझ में इसलिए नहीं आ सकती, एक तो यहाँ पे हम यहाँ से देखना स्टार्ट करो कि बड़ा बड़ा ये है कि आपके पास में m प्लस n माइनस वन, एक तो 6 अलोकेशन होने चाहिए। दूसरा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, यहाँ पे 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। और वो 3 मेथड्स हमारे क्या क्या है, एक का नाम तो है हमारा मैम 1 मिनट स्क्रॉल अप करना। 1 मिनट बेटा, ये मैंने आपको बोला कि मेथड्स क्या क्या हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। तो इसने बोला कि एक तो आपको हमेशा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और दूसरा आपको ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो m प्लस n माइनस वन हुआ है क्या, ठीक है। और ये कब हुआ होगा, जब आपने कोई भी क्वेश्चन है ना, ये 3 मेथड्स है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, ये 3 क्वेश्चन है, उन 3 मेथड्स है, उन 3 मेथड्स को सॉल्व करने के बाद में फिर आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमाइजेशन है क्या। और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आपने सोचा था आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम आए, अगर वो मिनिमाइज हो गई है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर मैक्सिमाइजेशन में पूछा है तो आपका रेवेन्यू या सेल्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन है आपका, या ऑप्टिमाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्व किया दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बड़ा बड़ा आपको क्या देखना है, ये देखना है,
ये देखने के लिए अभी आपको यहाँ पे ये ज्ञान तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये ज्ञान समझने के लिए क्या है, पहले आपको ये 3 मेथड्स आने चाहिए। और 3 मेथड्स अपने क्या है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, बड़ा बड़ा समझो, ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक तो हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा हमारा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा हमारा होता है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीसरा है तो पहला है अपना नॉर्थ वेस्ट, इसको शॉर्ट में लिखोगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा है वॉगल्स यानी कि वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अगर आपको कोई बड़ा बड़ा कहे तो ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको बड़ा बड़ा कहे कोई, तो ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के लिए वो एग्जामिनर बोलेगा या तो आप इस मेथड से सॉल्व करके बताओ, या इस मेथड से, या फिर इस मेथड से सॉल्व करके बताओ। तो आपको 3 तरीके से वो पूछ सकता है। और बताऊं आपको, आपका ये बोलता है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन जो है, आपका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन आपका कैसे, बेस्ट सॉल्यूशन आपका क्या निकलता है? ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है, लेकिन दिस इज द वैम गिव्स यू द बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब उन दोनों से तो सॉल्यूशन जो आता है, अगर उस टेबल को आपने इस टेबल से यानी इस मेथड से भी किया हो, तो इससे जो आपका सॉल्यूशन आता है वो बेस्ट होता है। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड क्या होता है? वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है आपका। ठीक है, ठीक है, यहां तक है आपकी थ्योरी, यहां तक आपकी थ्योरी है। तो बड़ा बड़ा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आपके देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि ना मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बताया यहाँ पर, उसके बाद में आप समझो कि मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, एक जगह से माल दूसरी जगह पर जाता है तब कुछ कॉस्ट इनकर होती है और वो कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 तरीके की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होती है। बस इतना पता होना चाहिए। उसके आपको वैसे भी प्रैक्टिकली आएगा इसके अंदर, श्योर, ठीक है, थ्योरी नहीं आती है, लेकिन मैंने थ्योरी आपको बताने की कोशिश करी है। फिर बोला है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो 2 चीजें करनी पड़ती है, आपको एक बेसिक टेबल बनानी पड़ती है, फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन निकालना पड़ता है। तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास में, बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास में ये 3 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वॉगल्स। ये 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वॉगल्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन देने वाला कौन है? वॉगल्स, वैम। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू? मैम अगर नहीं भी समझ में आया, कोई ये थ्योरी कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, इसमें वैसे भी प्रैक्टिकल बनने वाला है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो कैसा दिखता है, मैं आपने देखो वैसे भी थोड़ा बहुत तो आप लोग असाइनमेंट करके आए हो, तो आपको टेबलों से तो आप फेमिलियर हो। आपके जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो टेबल बनेगी वो कैसी दिखेगी, मैं आपका उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे देती हूँ। देखो यहाँ पर तो आपका जो दिखाया जाएगा, प्रोडक्शन सेंटर दिखाया जाएगा। प्रोडक्शन को आप बोलते हैं जहां से आप माल को डिस्पैच करते हो, तो इसको आप बोलते हो सोर्स। ठीक है, ये आपके सोर्सेस हैं। जैसे आपके पास में ए फैक्ट्री, बी फैक्ट्री और सी फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री है, या आप बोल दो 3 जगह आपका माल बनता है। आप एक को बोल लो अलवर, बी को बोल लो बीकानेर, और सी से बोल लो चूरू, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गए? 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई। यहां से आप क्या करते हो? माल को डिस्पैच करते हो या आप सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? ए बी सी से माल को भेजोगे, रवाना करोगे, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो? सप्लाई करोगे। ठीक है, और कुछ जगह वो चीज डिमांड की गई होगी तभी तो आपने सप्लाई किया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक्स, वाई और जी, मतलब जेड। ठीक है, ये 3 आपके पास में क्या है? डेस्टिनेशंस हैं। ये क्या आपके डेस्टिनेशंस, ये आपके 3 हो गए डेस्टिनेशंस, एक्स वाई और जी। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आप लोग देखिए
ये हो गए हमारे कितनी रोज हो गई हमारे पास में, 1 रो, 2 रोज और 3 रोज हो गई। कॉलम वाइज देखा जाए तो 1 2 और 3 कॉलम्स। 3 हो गए। तो आपके पास में कितने सेल्स बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ना आपके पास में। हाँ तो कितने सेल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। वो आपको वहां पे तो याद होगा, असाइनमेंट में मैं इसको 3x3 बोलती थी, याद हो तो। हाँ मैट्रिक्स। 3 रोज है 3 कॉलम है, तो मैं तो ऐसे बोलती थी ये 3x3 की मैट्रिक्स है, याद है आप लोगों को। हाँ मैम। हाँ, अगर मैं यहाँ पर, हाँ अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे अभी कुछ बोला था कि यहाँ पर कि ना आप एक देखना है कि आपका अलोकेशन जो होगा ना वो कितनी जगह पे होना चाहिए, m+n-1 कितनी जगह अलोकेशन होना चाहिए आपका, ऐसा बोला था। अभी अलोकेशन क्या है वो क्वेश्चन में देखेंगे, m+n-1 यहाँ इतनी जगह पर आपका अलोकेशन होना चाहिए। वो क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है, वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अभी 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 अपन को लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो m क्या होती है, रोज है ना, ये अपने m है, इनको क्या बोलोगे आप, m। नीचे ये क्या है, ये भी m है, ये b भी m है और ये c, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल लो, चाहे अगर समझने की जरूरत हो तो ऐसे बोल लो, ये m1 सोर्स है, ये m2 सोर्स है और ये m3 सोर्स है। और इसको बोल लो n, तो n मतलब ये n1 सोर्स है, ये n2 सोर्स है, ये n3, 3 डेस्टिनेशन है, ठीक है, ओके। इस अब ये जो अपने कॉलम्स, ये इनको क्या बोलते हैं, सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, ये जो बक्से बने हुए हैं, बॉक्सेस, सेल्स बोलते हैं, ठीक है, सेल्स बोलते हैं। तो ये अपने सेल्स हैं, बॉडी सेल्स होते हैं ना, जैसे इधर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये अपने सेल्स है, तो इन सेल्स में हम क्या भरेंगे, क्या लिखना चाहिए इन सेल्स के अंदर वो बताते हैं आपको। इन सेल्स के अंदर लिखना है, यहाँ पे लिखा होगा कॉस्ट पर यूनिट, क्या लिखा होगा, कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट क्या लिखी होगी, कॉस्ट पर यूनिट। हाँ ये आपको सवाल में दे रखा होगा। और कॉस्ट को आप हमेशा ही मिनिमाइज करना चाहते हैं, राइट, यस मैम। कॉस्ट को आप हमेशा ही मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ क्या दे रखा होगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस जगह के ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ पे तो हमने लिखा सोर्सेस, यहाँ पे लिखा डेस्टिनेशन। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सप्लाई। सप्लाई। सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई। और इसके विपरीत, इसके उल्टा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डिमांड, क्या लिखने वाले हैं, डिमांड। डिमांड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू, टेबल को देखने में कोई इश्यू, नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो, अगर मान लो मैं इस टेबल को फिल करना चाहूं तो मैं इस टेबल को कैसे फिल कर सकती हूँ। इसको फिल करने के लिए इसके अंदर मैं कुछ कॉस्ट लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करनी है, पर यूनिट कॉस्ट भरनी पड़ेगी। तो उसको हम फिल करते हैं, तो कुछ भी हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं मान लीजिए 6, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 12, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं 15, कुछ भी लिख रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके सामने क्या है, हमको सप्लाई लिखना पड़ेगा। सप्लाई जैसे मान लो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 10 लिख देते हैं। और डिमांड, डिमांड यहाँ पे लिख देते हैं हम, मान लो यहाँ पर 7 5, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है सप्लाई का, 10 1 या 17। तो आप एक लाइन खींचिए, यानी कि सप्लाई का टोटल तो कितना हो गया 17, और डिमांड का टोटल भी क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, तो ये क्या हो गया, इसका टोटल भी 17। तो ये लाइन लगाए, यानी कि यहाँ पे जो टोटल लिखा है वो सप्लाई का टोटल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है जो डिमांड का टोटल लिखा है। कैसे हुआ सप्लाई, भाई आप यहाँ से सामान को क्या करोगे, ए डेस्टिनेशन से सामान को सेंड करोगे, किस किस को, या तो एक्स मांग रहा होगा, ऐसे समझो कि हाँ, या तो ए से सामान एक्स मांग सकता है, या वाई मांग सकता है, या जेड मांग सकता है। अगर वो ए
ए सप्लायर है वो एक्स को सामान भेजता है तो 4 उसकी पर यूनिट कॉस्ट है, अगर वो वाई को सेंड कर रहा है तो 6 उसकी पर यूनिट कॉस्ट है, अगर वो जेड बोलते हैं ना अपन, तो जेड को अगर सामान भेज रहा है तो 12 उसकी पर यूनिट कॉस्ट है, और उसके पास में कितनी यूनिट्स पड़ी है, 6 यूनिट्स पड़ी है, तो वो सप्लाई इस ए के सामने इसकी सप्लाई हमने यहाँ पर सप्लाई लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से बी के लिए, बी अगर एक्स को सप्लाई करता है तो ये उसको पर यूनिट कॉस्ट आएगी, वाई को सप्लाई करता है तो पर यूनिट कॉस्ट, और अगर जेड को सप्लाई करता है तो ये इसकी पर, और उसके पास में 1 यूनिट पड़ी है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो उसके सामने उसकी कितने उसके पास में यूनिट्स पड़ी है, और सी के सामने उसकी कितनी यूनिट्स पड़ी है वो सप्लाई डिमांड क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, क्वेश्चन में दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा, अपन को इसमें कुछ नहीं करना है, वो क्वेश्चन वाला खुद ही दे देगा, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो फिर डिमांड का है, तो डिमांड ने डिमांड किसने करी है, एक्स ने करी है डिमांड, तो एक्स की डिमांड कहाँ लिखी होगी, एक्स के सामने लिखी होनी चाहिए, राइट है कि नहीं। हाँ मैम। यस मैम। और वाई के सामने वाई की, वाई की डिमांड, और जी के सामने जी की, ठीक है जी की, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, डिमांड सप्लाई क्या हो जाने चाहिए, इक्वल। इक्वल हो जाने चाहिए, यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, बस ये ट्रस्ट कीजिए आप मेरा कि चैप्टर बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लेना, बस आप प्रैक्टिस जरूर करना रोज। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, अपन को समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। तो हमारे पास में बस ये ऐसे आपको क्वेश्चंस देंगे, वो आपको डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इक्वल हो गया वो बैलेंस्ड है, अगर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड है ना। Yes, ma'am. हाँ हाँ मैम। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करा दूं आपको, करा दूं, 2 सेकंड लगेगी, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट है आपके पास में, हाँ 2 मिनट है तो मैम फिर हाँ 2 मिनट लगेंगे, एग्जैक्टली घड़ी में देख लेना, 2 मिनट ही लगेंगे। देखो ये आपके पास में जो पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैं इससे करवा देती हूँ। देखो आपको मैं करवा रही हूँ ये क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। अब आपने घड़ी में आपने टाइम देख लिया, 2:12 में है, ठीक है, आप देख लेना। अच्छा देखो सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास में जो ये इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर ये अपनी कॉस्ट दे रखी है, और इनमें हमको क्या करना है, आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है ना, ये अपना क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये अपना वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आता है, यहाँ पर आता है ना, नॉर्थ Yes, वेस्ट कहाँ ma'am. आएगा, यहाँ पर आएगा ना, इस तरफ, यहाँ पर आएगा ना। हाँ मैम। Yes, यानी ma'am. अगर ये मैट्रिक्स थी अपनी, अगर ये मान लो टेबल है, तो अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ पर आएगा। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अगर ये कॉस्ट का एरिया अगर आप देखते हो, डिमांड सप्लाई छोड़ दो, कॉस्ट का एरिया देखते हो, तो आपकी कहाँ पर आ रही है, नॉर्थ वेस्ट 4 पर आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस 4 को पकड़ लो और यहाँ पे अलोकेशन कर दो। अलोकेशन कैसे करोगे, ए कितनी सप्लाई करता है, 6 यूनिट सप्लाई करता है, और इसी 4 के सामने देखो, 4 के सामने, तो यहाँ पे 6 यूनिट का सप्लाई और डिमांड कितना है यहाँ पर, 7 यूनिट्स का। 7 units. हाँ तो इनमें से देखो अगर आप 6 ही सप्लाई कर सकते हो तो 6 यूनिट्स यहाँ पे अलोकेट कर दो, कितनी यूनिट्स अलोकेट कर दो, 6 यूनिट्स 6 अलोकेट कर units. दो, तो यहाँ से यूनिट तो खत्म हो गई, और यहाँ पर 7 की में से 6 की सप्लाई 6 की डिमांड पूरी हो गई, तो इसको केवल 1 यूनिट की और डिमांड रह जाती है, राइट। और जो खत्म हो गया उसको पूरा कैंसिल कर दो, जो खत्म हो गया उसको से डॉट डॉट लाइन से क्या कर दो, खत्म कर दो। अब आपके पास में ये टेबल यहाँ इतनी बच गई, कितनी टेबल बच गई, ये बच गई ना इतनी सी, क्योंकि बाकी तो सब क्या हो गया, कट गया, बाकी तो ये कट गया ना, नहीं आया समझ में। नो मैम। मैम ये डिमांड भी नीचे वाली कटेगी ना, 755 वाली। अरे भाई ये देखो यहाँ कितनी यूनिट की सप्लाई थी, 6। भाई आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से ये 4 को पकड़ लिया था, हाँ 4 को पकड़ा, फिर यहाँ पे ये 4 तो कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अलोकेशन कर रहे हैं, इस सेल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट्स का अलोकेशन कर रहे हैं। अलोकेशन करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड हैं, ये देखो ये जो है ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है, 3 मेथड से हम क्या करते हैं, एक तरीके से अलोकेशन ही करते हैं। तो ये देखो अब ये आपके यहाँ पे अगर इसको आपने सेलेक्ट किया तो इसके सामने हमने देखा सप्लाई 6 यूनिट्स है और 4 के सामने डिमांड 7 यूनिट्स है, इन दोनों में जो भी कम हो
इन दोनों में 6 और 7 में जो भी कम हो उसका अलोकेशन हो जाएगा। तो कम क्या है? 6 तो 6 का अलोकेशन कर दिया यहाँ पर, जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चुना था ना वहां पर उस सेल के अंदर। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैम हाँ, ये- थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, अब आपकी ये लोकेशन हो गया जहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स ओवर हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, उसको आप क्या कर देते हो? कैंसिल कर देते हो, या आपने इसको कैंसिल कर दिया। तो आपकी ये टेबल बच गई, यहाँ पे ये सब अलोकेट हो गया, तो आपके पास में ये टेबल बच गई। बची हुई टेबल दिख रही है आपको? हाँ अब इस टेबल के अंदर फिर वापस से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढोगे तो ये आ रहा होगा। बची हुई टेबल में से अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहाँ पे आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर 2 है, तो 2 को सेलेक्ट कर दो। 2 को सेलेक्ट किया और इसके सामने की सप्लाई और इसके सामने की डिमांड देखो। जो भी आप सिलेक्शन करते हो, जिस सेल को सेलेक्ट करते हो, उसके सामने की डिमांड और सप्लाई Supply। देखो। ठीक है, सप्लाई भी 1 यूनिट है और डिमांड भी। 1 में। तो यहाँ पे आप 1 यूनिट को क्या कर दो? अलोकेट कर दो। तो ये 1 यूनिट क्या हो गई? सप्लाई हो गई, है ना? तो ये हो गई खत्म, और यहाँ पे हो गया 0, और ये भी खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? 0। 0। ठीक है, अब जो खत्म हो गया उसको खत्म कर दो, बाकी काट दो। ठीक है, ये कट गया। अब ये भी कट गया क्योंकि ये खत्म हो गया, ये भी कट गया क्योंकि ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या? 11 और 17। बचा क्या? 11 और 11 और 17। तो 11 और 17, अब देखो यहाँ पर इनमें देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अपना यही बन रहा है ना, हाँ जो मैम। बची हुई है, तो उसमें अलोकेशन कर दो। तो यहाँ पे कितना है? 10, और यहाँ पे कितना डिमांड करता है? 5। इसके सामने 11 के सामने 10 है और डिमांड कितना है? 5 है ना? तो कितना हाँ। ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन कितना कर पाएगा ये आदमी? 5 का। 5, क्योंकि 5 की ही डिमांड चाहिए थी। तो यहाँ तो 0 हो हाँ। गया, इसकी तो डिमांड ओवर हो गई, 0 हो गया। और यहाँ पे 10 में से 5 दे दिया, तो इसके पास में 5 अभी भी सप्लाई पड़ी है। ये किसको दे हाँ देगा? मैम। इस बच्चे हुए को दे देगा। तो ये 5 यहाँ दे देगा और ये 5 ले लेगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ मैम में? नीचे वाला, अच्छा वो 5 ऊपर वाले को दे दिया। हाँ हाँ है ना? आया कुछ समझ में? मैंने हाँ। मुझे तो मैम लगा अभी ये 11 और 5, 17 और 11 में से तो बच गया ना अभी। खत्म हो गया ना इन लोगों का भी। अब सारी टेबल खत्म हो गई। ये पूरा यहाँ से पूरा सप्लाई की यूनिट्स और यहाँ से पूरी डिमांड की यूनिट्स ओवर हो गई ना। जितना सप्लाई उतना डिमांड ओवर। तो मैम 11 और 17 नहीं कटेंगे? हाँ मैम इसका क्या होगा? खत्म ही हो गई ना, टेबल ही खत्म हो गई। अब क्या काटना? काटू नहीं काटू क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ बचा ही नहीं। मैं तो काटते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि बचे हुए में से फिर हम अलोकेशन करें। अब तो काटने से कोई मतलब है ही नहीं। लोग काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जैसे मैम 11 में से 5 या 7, मतलब जो भी 6 बचा है तो वो उसका नहीं कोई नहीं, मतलब नहीं है। 11 में से 5 नहीं, 11 पर यूनिट कॉस्ट है। यहाँ पे 11 पे हमने खड़े होकर देखा तो यहाँ 10 था पहले, हाँ है ना? 10 था, और यहाँ पे डिमांड कितना था? 5 का। 5 का। तो 5 की डिमांड है तो 5 ही यूनिट्स लेंगे ना 10 में से। तो 5 ले ली हमने, अच्छा 5 हाँ ले हाँ। ली। तो ये 5 खत्म हो गई कि मुझे नहीं चाहिए। अब 10 में से 5 दे दी तो यहाँ 5 बच गई थी। 5 बच गई थी ना यहाँ पे। तो ये 5 किसको दे देंगे? बचा हुआ यहाँ पे एक और है। 17। हाँ, तो ये 17 बच रहा था। ये 17 बच रहा था, तो यहाँ पर 5 की डिमांड थी और अच्छा यहाँ पे मतलब 5। डिमांड देख के करेंगे है ना? हाँ, डिमांड और सप्लाई देखते हुए करेंगे, दोनों को देखते हुए ठीक करते है हैं। हाँ। फिर कुछ नहीं है, हो गया ये क्वेश्चन हो गया खत्म। और आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होती है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पर यूनिट कॉस्ट होती है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट है और ये यूनिट्स है। ये कॉस्ट है, ये यूनिट है। आपने क्या करा? डिमांड सप्लाई से यूनिट का ही तो अलोकेशन किया। ये क्या है आपका? यूनिट्स का अलोकेशन है। तो मैंने पर्पल कलर के जो गोले लगा रखे हैं वो तो अपनी पर यूनिट कॉस्ट है। और ये क्या आपकी आपने जो अभी अलोकेशन किया, तो 4 into 6 कितना हुआ? प्लस 2 into 1 कितना हुआ? प्लस ये 11 into ये 5 5 हाँ। into 5 प्लस 17 into 5। 17 into 5। वेरी गुड। बस ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। खत्म क्वेश्चन। हाँ मैम। कल दोबारा करेंगे ना तो आ जाएगा। आज तो थोड़ा मैंने आपको फास्ट ही करा दिया, है ना? हाँ मैम आ गया हाँ ऐसे मैम आ थोड़ा। गया आ गया। इजी था ना? हाँ ये आ गया 166 160 जो भी आ गया आपका। ठीक है, मैं क्लास ओवर कर हाँ। रही हूँ। ठीक है।